होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बहुत जरूरी टॉपिक पर। कोई भी बंदे के ऊपर एक भी केस हुआ और वो गलती से भी जेल गया, तो सबसे पहले दिमाग में सारी जो फोर्स लग जाती है कि बेल हो जाए। जो आदमी जेल में है उसको बस एक ही ख्वाब है, जिंदगी का आखिरी ख्वाहिश है, बेल दे दो मुझे, भले ही बाद में सजा दे देना, लेकिन अभी बेल दे दो, अभी बेल दे दो। और मुझे लगता है आपके पास भी कॉल मैसेज आते होंगे, तो वो यही आते होंगे, वकील साहब बेल करा दो मेरी। तो बेल कब मिलती है, बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, प्लीज इन दोनों के बारे में बताएं। देखिए, बेल के ना अपने अपने अलग अलग रूप हैं। हर कंडीशन के लिए अलग तरह से एक बेल को बनाया गया है। ठीक, अब बेल में क्या होता है कि मान लीजिए पहले हम रेगुलर बेल की बात करते हैं, जो आदमी जेल में है उसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं। अब इस केस के अंदर देखना पड़ता है कि देखो मालूम है क्या होता है, हम जब बेल पे बात करते हैं ना, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बेल हर केस में अलग तरह से होती है। चीटिंग में बेल अलग तरीके से, चीटिंग प्लस फॉर्जरी हो गई अलग तरीके से, चीटिंग में EOW ऐड हो गया वो बेल अलग तरीके से, PMLA केस चला गया वो बेल अलग तरह से। अभी तो हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, अभी ऊपर नहीं गए हैं। इसी में 409 सेक्शन भी आता है, जिसके अंदर मल्टीपल लोगों को ठग लिया हो किसी बंदे ने पिरामिड स्कीम चलाकर। अब ये केस हो गया। अब चीटिंग में समझिए, नॉर्मल चीटिंग का मामला है 318 सबसेक्शन 4, जो पहले 420 था, इसमें बेल थोड़ी आसानी से हो जाएगी। फॉर्जरी भी लग गया, केस थोड़ा टफ हो गया। यहाँ पे चार्जशीट आएगी 60 दिन में 420 में, फॉर्जरी भी लग गया, अब चार्जशीट आएगी 90 डेज में। ये थोड़ा टफ हो गया। अब इसका और थोड़ा टफ वर्जन समझो। और टफ वर्जन क्या होगा, जब मल्टीपल लोगों को ठग लिया एक पिरामिड स्कीम चलाकर, बहुत सारे वहां कंप्लेंट खड़े हुए हैं, बेल और टफ हो गई। EOW कब जाएगा, जब एक बहुत बड़े पैसे की ठगी कर ली हो, मल्टीपल लोगों के साथ ठगी की हो, तो ये और थोड़ा टफ हो गया। अब PMLA मामला चला गया तो वहां तो बेल के प्रोविजन ही नहीं है, तो वहां बेल कब मिलेगी, जब लगेगा सामने वाला कि निर्दोष है, तो वो मामला और टफ हो गया। जो ED के मामले चल रहे होते हैं, ये तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं नॉर्मल चीटिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग जो सुनते हो ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये PMLA ED वही है ये, ठीक है ना। तो ये एक है। अब दूसरे पे आइए, दूसरा क्या आया, 307 का मामला अटेम्प्ट टू मर्डर, या 302 का मामला मर्डर। ठीक है, 302 मतलब 103 BNS, 307 मतलब 109 BNS। ठीक, ये हुआ। साथ में इसमें क्या आ गया कि दहेज हत्या का मामला आ गया। क्या अभी सारी BNS जो आप बता रहे हो धाराएं चेंज हो गई? सब धारा बदल चुकी है, सब धारा बदल गई है। इसीलिए मुझे एक बात को बोलने में 2 सेक्शन बोलने पड़ते हैं। अब जैसे दहेज हत्या का मामला है, डॉरी डेथ, 80 BNS का सेक्शन, 304 भी पहले का सेक्शन था। अब समझिए जल्दी बेल किसमें होगी, 307 में जो 109 BNS है अटेम्प्ट टू मर्डर, जल्दी बेल होगी। उसके बाद किसकी और जल्दी बेल हो सकती है, वो जो डोरी डेथ का मामला है उसकी उसके बाद बेल हो सकती है। टफ बेल क्या हो गई, मर्डर केस, वो टफ बेल हो गई। उससे भी टफ क्या हो गई, किसी का मतलब मल्टीपल लोगों का मर्डर कर दिया गया हो। उससे भी टफ क्या हो गई, हीनियस वे में मर्डर कर दिया हो। तो अब जो रेगुलर बेल की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर NDPS भी आता है। NDPS में स्मॉल क्वांटिटी मिली, बेल फटाफट मिल जाएगी। इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिली, बेल को टाइम लगेगा चार्जशीट लगने के बाद। कमर्शियल क्वांटिटी में हुआ तो बेल चार्जशीट के बाद भी नहीं होगी, गवाही गोई होगी, उसके बाद जाके ये देखा जाएगा आपकी उस केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये तो मैंने कुछ समझाया है आपको, बेल कब कब कैसे कैसे, हम कैसे केस को समझते हैं, केस की ग्रेविटी क्या है। आदमी जेल गया ना, सबसे बड़ा ग्राउंड होता है चार्जशीट लग गई। देश का कानून ये बोलता है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट एंड चार्जशीट इज फाइल्ड, मींस अब उसको जेल में रखने से कोई पर्पस फुलफिल होगा नहीं। हम किसी की इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए ही जेल में डालते हैं, ना ही तो ये प्यूनिटिव है, ना ही वो प्रिवेंटिव है किसी को जेल में रखना। अब इसको जेल में डाल दिया बंदे को, चार्जशीट लग गई ना, तो चार्जशीट लगने के बाद ये चीटिंग वाले को बेल मिल जाएगी, 420 वाले को, जा भाई तू। चीटिंग फॉर्जरी वाले को भी मिल सकती है, तू भी जा। 307 वाले को बेल मिल सकती है, तू भी जा। अब साथ में ही अगर रेप का नॉर्मल केस 376 का है, उसको भेज देंगे, तू भी जा। पॉक्सो वाले को रोक के रखेंगे, तू रुक जा। तो ऐसे यह सीरियसनेस देखी जाती है। साथ में ही उस केस के अंदर कितने एविडेंसेस आपके अगेंस्ट में है, ये भी देखा जाता है। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि जो रेगुलर बेल है ना, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बोलने पर आएंगे तो मुझे, अगर मैं एक मुद्दा उठाता हूं तो दूसरा मुद्दा रह जाता है। अब कोई बंदा बोलेगा, मैं किसी को बोलता हूं कि भाई मर्डर केस में तो बंदे की बेल नहीं होती, 2-3 साल तक। एक आदमी कमेंट क्या लिखेगा, अरे सर उसकी बेल तो 3 महीने में होगी थी। मैं इसीलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्यों? इंटेंशन भी तो नहीं थी ना। नहीं, बात क्या थी कि जिसके अगेंस्ट जितने ज्यादा एविडेंसेस है ना, उसकी बेल उतनी लेट होगी। अब बहुत साल उसकी बेल 3 में चार्जशीट लगती होगी थी। तो रोल क्या था, मैं रोल आपको डिफाइन करता हूं। वो रोल ये था कि सर कहीं पर मर्डर हुआ था, मर्डर में चाकुओं से किसी बंदे को मारा था, जिसने मारा 2 बंदों ने उन्हें उठा लिया, चाकू जिससे खरीदा उसको उठा लिया। एक बंदे से पूछा, हाँ भाई वो आदमी कहाँ रहता है, उसने सिर्फ बताया कि भाई आगे जाके लेफ्ट में उसकी दुकान है, उसने सिर्फ बोला था, पर उसको उठा के जेल में डाल दिया।
अब जय चार्जशीट लगी तो वहां पे क्या आया कि इसका कोई रोल नहीं पाया गया, इसने सिर्फ उससे पूछा और इसने अननोन समझ के बता दिया, तो 3 महीने में तो बेल होगी ही ना भाई, सेक्शन तो सेम ही था। लेकिन फिर अभी आप बता रहे थे कि पुलिस ने बुला लिया, इसी यही एक बड़ा ऑफेंस हो गया कि भाई इसका एक दिन खराब हुआ है, तू देगा 10,000 रुपए। हाँ, आप कोई 3 महीने जेल में कंपनसेशन आप मांग सकते। देखो, पुअर इन्वेस्टिगेशन, ये नेग्लिगेशन इन इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी आप अपने लिए क्लेम मांग सकते कि मेरा जो वक्त बर्बाद हुआ, मेरा जो लॉस हुआ, जो मेरी हानि हुई, जो मेरे पर्सेंट में डेंट पड़ा, उन सबको कौन बियर करेगा? मेरा रोल क्या था? बस मैंने बताया था, वो तो शुरू में 1-2 दिन में आपको पता चल गया होगा कि मेरा रोल कितना है। आपने छोड़ा क्यों नहीं मुझे? क्या किसी को रास्ता बताना इतना बड़ा अपराध है क्या? किसी का पैसा अकाउंट में लेना। अभी आप मेरे पास आए, मैंने आपसे बोला यार अभी मेरी कुछ फीस आ रही है, जरा कोई डाल रहा है, तो मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आप अपना नंबर दे दो तो फीस ले लो उसके अंदर। आपने 1 लाख रुपए ले लिया, प्रज्वल चीटिंग का पैसा था, किसी मदद करना अपराध है क्या? अब क्या होता है कि यहां पर ना, देखो, हर चीज के लिए एक आदमी को बिठाना मुश्किल है। यहां पर जिस आदमी को जिस ड्यूटी के लिए बिठाया गया ना, वो ड्यूटी ईमानदारी से कर ले तो मेरा मानना है काम पेंडिंग नहीं होंगे, काम गलत नहीं होंगे, कामों में दिक्कत नहीं आएगी। पर हमारा पर्सनल जो बेनिफिट होता है ना, पर्सनल बेनिफिट, लालच, ये सब कुछ गलत कराया है। रिसेंट में हमने केस देखा, बंदे को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया, उसके सारे क्रेडिट कार्ड उनके पास थे, पिन विन सब कुछ ले लिए। उन क्रेडिट कार्ड से पुलिस वालों की शॉपिंग हो रही है, फोन खरीदे जा रहे हैं, कपड़े लेते खरीदे जा रहे हैं, फोन लेके अपनी फैमिली को दिया जा रहा है। जब आदमी बाहर है, क्रेडिट कार्ड तो खाली हो गए उसके। वो आया हमारे पास, सर क्या करें? यार तू आया है तो कंप्लेंट करने के अलावा तेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तो शांति से बैठ, क्या शांति से बैठ नहीं सकता? मैं तो कंप्लेंट कर। फिर कंप्लेंट करी, वो मामला फिर पहुंचा ऊपर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर, और फिलहाल दिख चुका है कि जो जिसने इन्वेस्टिगेशन की, वो जो इंस्पेक्टर है, वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, कांस्टेबल डायरेक्ट इन्वॉल्व है। एक बार बताओ, रेड मारी मेरे घर पे, सब कुछ सामान बरामद किया, सामान बरामद पुलिंदा बनाकर आपको तो माल खाने में जमा करना था। आपके पास मेरी पर्सनल चीजें क्या कर रही है, मेरी चेन आपके पास क्या कर रही है, मेरी घड़ी आपके पास क्या कर रही है, आप फोन कैसे खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड से? ये तो इनडायरेक्ट ब्राइबिंग हो गया ना, लूटना हो गया किसी इंसान को, चोरी हो गई एक तरीके। बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है? तो लोग क्या ना, आवाज नहीं उठाते, लोग आवाज जरूर उठाएं। साथ में ही सभी पुलिस वालों को हिदायत देना चाहूंगा यहीं पर कि सेक्शन 8 में बोला गया कि आपकी डिमांड को प्रूव करना जरूरी है। अगर डिमांड प्रूव नहीं हुई ना, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में केस चलेगा नहीं। ये पुलिस वालों के सेफ पॉइंट बताया मैंने आपको। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जब आप पढ़ते हो पूरा एक्ट, उसमें बातें बताई गई है कब कब पुलिस वालों पे एक्शन हो जाएगा, कब एक्शन नहीं होगा। तो हम तो दोनों तरफ लड़ते हैं ना, हम पुलिस वाली तरफ से ही लड़ रहे होते हैं। अगर वो क्लाइंट मेरा आ गया, उसने कुछ सवाल पूछ लिया, वो बोल रहा है सर मेरे केस को रिप्रेजेंट करो, हम उसको लड़ेंगे। यहाँ पर जिसके साथ गलत हुआ, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर दोनों को बताना उनके अधिकारों के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं शुरू में बोला था एक एजुकेशनल पॉडकास्ट है, ताकि आप तक एजुकेशन पहुंचे। और ये एजुकेशन बायस नहीं है, एजुकेशन खरीदी नहीं जा सकती। कोई बोले बस मुझे एजुकेशन दे, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा, हमारा देश बोलता था पहले कि नहीं सिर्फ पंडितों को पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, ऐसा नहीं है, सबको पढ़ने का अधिकार। बिल्कुल, शिक्षा पे किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है, ये इस पॉडकास्ट रिलेटेड नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए। जितना कानून और जितनी नॉलेज और कानून की समझ वकील साहब को होती है, क्या उतनी पुलिस वालों को भी होती है आपके हिसाब से? देखिए, कुछ पुलिस वालों को तो होती है, कुछ है ये। अब फिगर अमंग द साइफर्स, एक स्टेटमेंट बोली जाती है ऐसे, मैं कुछ को होती है। जैसे हम जब खड़े होते हैं ना, तो मैं उनसे कोई जैसे हम बात करते हैं, कई बार तो खुद ही पुलिस वाले आके बोलते हैं वकील साहब पहला केस है। जब पहला केस उसने बोल दिया, पहले सरेंडर है ना, उसने एक चार्जशीट बनाई है, तो हम चाहकर भी उसका अहित नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके अंदर की उसके ऊपर पंगा पड़ जाए। और जबकि ऐसा बहुत बार होता है। ये अगर मेरा पॉडकास्ट जितने भी पॉक्सो केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो फीमेल जो अपनी आईओ बनती है ना, वो अगर देख रही हैं या एनडीपीएस वाले देख रहे हैं, उन सबको मैसेज पहुंच गया होगा किस किस को आज तक बचाया होगा मैंने, किस चीज में कि गलतियां होती हैं कुछ जिससे उन पर बात आ सकती है, पर हम उसको रिलीफ लेने के लिए तो यूज करते हैं, बट उन पर कंप्लेंट लेने के लिए यूज नहीं करते। देखो, इंसान सब है दोस्त, है ना। हम अपनी ड्यूटी तो करें, पर ड्यूटी ईमानदारी से करें, किसी को डिच ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी के साथ ठगी ना करें। तो नॉलेज, हम तो सभी एक्ट को पढ़ रहे हैं ना। मैं आपके साथ में आज एनडीपीएस पे ही बात कर रहा हूँ, मैं पीसी एक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं सीआरपीसी पे, आईपीसी पे, एविडेंस एक्ट पर, इन पे बात कर रहा हूँ, मैं पीएमएलए की बात भी कर रहा था, और भी बहुत सारे कानून हैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो क्यों बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि उन सब के केसेस को हमने फाइट किया। अब एक आईओ साहब है, उनके पास पूरे जीवन में 2 ही तो मर्डर केस आए थे। 2 मर्डर से कितना सीख लोगे आप?
कितना सीख लोगे? एक और क्वेश्चन सर, हाँ। क्या पुलिस वालों का कोई टारगेट होता है लोगों को जेल भेजने का, कितने भेजने हैं? देखो ऐसा कोई टारगेट नहीं होता किसी का। वो क्या, उनका ड्यूटी क्या है उनकी? वो कहते हैं कि समाज में अपराध को रोकना, अपराध करवाना ड्यूटी नहीं है। जिस थाने में जितने कम केस दर्ज होंगे उस थाने को उतना अच्छा माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं जो कंप्लेंट लेके लाता भगा दो, चल भाई दूसरी जगह जा, इसका मतलब ये नहीं होता। उस एरिया का अपराध काउंट होता है। यूपी अपराध मुक्त को बनाने की कोशिश चल रही है ना अभी भी। योगी जी की पहले कितना था, आज कितना है? कम हो गया। कम हो गया ना। तो मैं भी तो यूपी से ही हूँ, वैसे मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो यूपी से हैं सारे। हम दिल्ली से, पैदाइश दिल्ली से पला बड़ा मैं, तो मैं दिल्ली का ही हूँ, और दिल्ली बोलूंगा अपने आप को। पर अपराध कम तो हुआ ना अल्टीमेटली। तो पुलिस वाले अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं, इनकी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है अपराध को कम करना। तो किसी को जेल कितने लोगों को भेजेंगे तो मेडल मिलेगा, ये नहीं है। कितने सीरियस और हीरियस एक अपराध को सॉल्व करके आपने कितने मुस्तैदी से उसको जल्दी काम किया, वहां मेडल मिलता है।